हाय हेलो वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने 2024-25 सीजन के लिए रिटेनरशिप यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें क्या खास है, कौन इन है कौन आउट है, इस पे और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विनीत रामाकृष्णन। विनीत, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो चुका है 24-25 सीजन के लिए। कौन इन है कौन आउट है, इस पे जाहिर बात है कि फैंस की नज़र होगी, एक्सपर्ट्स की नज़र होगी। तो क्या कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में, और आगे आप बताएं। सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि काफ़ी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा को टॉप टियर जो कि है ए प्लस कैटेगरी में रिटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बिकॉज इन्होंने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं ये लोग। टी20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, यूएस में जीतने के बाद टी20 वर्ल्ड कप इन तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन इस साल के रिटेनरशिप में जो पिछले साल का जो चार लोग थे जो टॉप ब्रैकेट ए प्लस ग्रेड कैटेगरी में थे, जो जिनकी एनुअल रिटेनरशिप वैल्यू 7 करोड़ है, वो चारों के चारों रिटेन हुए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और इनमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल जसप्रीत बुमराह है जो अभी आप कह सकते हैं कि ऑल फॉर्मेट जो प्लेयर है वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा टी20 फॉर्मेट नहीं खेलते। तो काफी अटकलें ये थी कि यार उनको आपको शायद डिमोट करना पड़े, लेकिन वो चीज नहीं हुई है। इन आपके जो ब्रांड जिनको कहते हैं आपके इंडियन क्रिकेट के, रोहित शर्मा हो गए चाहे विराट कोहली, उनको रिटेन किया गया है। और वेरी इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली एज वेल रविंद्र जडेजा को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ए प्लस कैटेगरी में। वहीं हम बात करें मेजर जो चेंजेस और कमबैक्स या प्रमोशंस की, हम अगर बात करें श्रेयस अय्यर, जिनके ऊपर काफी विवाद चल रहा था कि लास्ट ईयर डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो न देने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया था एनुअल रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं दिया गया था। अलोंग साइड निशान किशन, श्रेयस अय्यर की बहुत दमदार वापसी हुई है। वो सीधे ग्रेड बी में वापसी वो कर रहे हैं, और एक डिजर्व्ड वापसी भी ये है क्योंकि he was one of the major pivotal points for India in the 2023 वर्ल्ड कप, जो फाइनल तक इंडिया गई थी। उस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद भी जितने भी उनको इंटरनेशनल स्तर पे मौके मिले थे, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया था। और आईपीएल में तो ऑफ कोर्स टी20 आईपीएल चैंपियन भी रहे थे एज ए बतौर कप्तान केकेआर के लिए। बट वो आप साइड कर ले, बट इंटरनेशनली श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और ऑन द बैक ऑफ दैट सीधे ग्रुप बी में उनको प्रमोशन मिल रहा है। ऋषभ पंत को भी प्रमोट किया गया है ग्रुप ए से। लास्ट ईयर थोड़ी अटकलें ये लग रही थी क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा एक साल से ऊपर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था। लेकिन यहाँ पे उनको भी यहाँ मिला है प्रमोशन ग्रेड ए के लिए। इंटरेस्टिंग ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनकी जगह नहीं थी, उन्होंने एक भी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में नहीं खेला था। टेस्ट खेला था बीजीटी, और टी20 में भी उनका थोड़ा बहुत रहा है, बट ओडीआई में नहीं था। बट इवन डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स ऋषभ पंत को ग्रेड ए में किया है। और वही बात करें हम ईशान किशन की काफी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यार बिकॉज उन्होंने इतना इंटरनेशनल नहीं खेला है, बिल्कुल ज्यादा नहीं खेला है, उनको उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है शायद ना रिटेन हो, वो दोबारा भी 2 साल दर में बाहर दिखेंगे ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा है नहीं। ईशान किशन को की भी वापसी हुई है ग्रेड सी में, हालांकि उनकी वापसी हुई है, लेकिन वापसी जरूर हुई है। और नए जो प्लेयर के नाम अगर बात करें, काफी नए चेहरे इस बार हमें रिटेनरशिप में दिखने को मिले हैं। बट सबसे बड़ा नाम ऑफकोर्स वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और एक कहीं ना कहीं हमको लग भी रहा था कि यार वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं जो इस में रिटेनर में आ सकते हैं। और उनके साथ साथ काफी और भी नए नए नाम जुड़े हैं, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने टेस्ट भी खेला है इंडिया के लिए, हर्षित राणा जो अभी ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनते आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं वो, और आकाशदीप, ये हैं आपके फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स जो इस सीजन आपको मिला है। और वहीं हम बात अगर करें कि जो प्लेयर्स जो मिस आउट कर गए हैं, काफी बड़े बड़े नाम है। सबसे बड़ा नाम तो ऑफ कोर्स है आपके पास रविचंद्रन अश्विन का, जो रिटायर हो चुके हैं, तो लाजमी था कि उनका रिटेनरशिप से बाहर निकलना। तो रविचंद्रन अश्विन एक बड़ा नाम है। उसके अलावा जो पिछले साल जो जो लोग थे रिटेनरशिप में, जो इस साल नहीं है, वो है केएस भरत, विकेट कीपर बैट्समैन, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था पिछले के पिछले साल। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में भी खेला था, लेकिन बतौर एज ए कीपर और बैटर ज्यादा वो खास नहीं कर पाए थे। और उनके बदले आपके पास ध्रुव जुरेल और काफी दूसरे ऑप्शंस आ गए थे। तो केएस भरत बाहर हो चुके
चुके हैं। शार्दुल ठाकुर ने भी काफ़ी अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, इवन दो वो रहे हैं फ्रिंजेस में तो वो भी बाहर हो गए हैं। उन्हीं के साथ-साथ आवेश खान जो काफ़ी इंजरी प्रोन थे, लास्ट ईयर की इंजरी से काफ़ी टाइम जूझ रहे थे, तो उनकी वो जगह नहीं बन पा रही थी इंडियन टीम में। इवन दो कमबैक किया है उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं आईपीएल में, लेकिन इस साल के रिटेनरशिप में उनका नाम नहीं है और उनके साथ-साथ विकेटकीपर बैटर जितेश शर्मा जिनका जिनको अवार्ड किया गया था लास्ट ईयर फॉर गुड डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस और उन्होंने इंडिया डेब्यू भी किया था टी20 के लिए, उनका भी नाम इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है। सो मोटा-मोटी यही है कि मेजर मेजर 2-3 चीज़ें थी कि क्या कोहली, रोहित और जडेजा की रिटेन होंगे ए प्लस कैटेगरी में, वो हुआ है। वरुण चक्रवर्ती का नाम बहुत उछल रहा था कि वो आएँगे, नए कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा, वो मिला है। श्रेयस अय्यर पे काफ़ी बातें हो रही थी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में वापस लेकर आना चाहिए, वो भी हुआ है इसी के साथ-साथ। तो बुलेट पॉइंट्स में हम थोड़ा बहुत अगर बात करें तो बीसीसीआई ने रिवॉर्ड किया है परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी को, डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो दी थी, आपको वो भी यहाँ दिख रहा है। यूथ को काफ़ी ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सीनियर्स के साथ और एक कोर को रिटेन किया है बीसीसीआई ने ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्योंकि आप ग्रेड सी में अगर देखें ओवरऑल जो जितने सारे लोग हैं रिंकू सिंह, तिलक, ऋतुराज, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप, काफ़ी लंबे चौड़े नाम हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध कृष्णा, पाटीदार, जुरेल, सरफराज, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान, अभिषेक शर्मा की हमने बात कर ली है, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो आपको दिख रहा है कि एक वो यंगस्टर्स को ग्रूम करने की पूरी वहाँ पे कोशिश है। और ग्रेड बी में भी हमने बात नहीं की है ज़्यादा, ग्रेड बी में जिस तरीके के नाम हैं सूर्य कुमार यादव, कुलदीप, अक्षर, जायसवाल और अय्यर जो दो-दो फॉर्मेट खेलते हैं, कोई एक फॉर्मेट वो मिस आउट करते हैं बट बाकी दो फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर मेरे को लग रहा है कि अब धीरे-धीरे वो थोड़ा ऊपर-ऊपर आते रहेंगे, अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट तक वो ए तक भी पहुँच जाएँगे, लेकिन जो वापसी उनको बी में हुई है, बहुत ही दमदार वापसी की है उन्होंने और ग्रेड ए में जैसे आप देख सकते हैं 5 करोड़ के ब्रैकेट में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, गिल, पांड्या और शामी, ये 5 नाम पहले भी पिछले साल भी ग्रेड ए में ही थे। नया नाम यहाँ पे जो जुड़ा है वो ऋषभ पंत का है और अगेन वेरी डिजर्व्ड कमबैक इनटू दैट टॉप or the second best category in the Team India retainership list. जी हाँ विनीत, आपने ऑलमोस्ट सारा ही इंफॉर्मेशन दे दिया, बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ बता दिया, लेकिन इन सब के बीच इस रिटेनरशिप अनाउंसमेंट से मैं एक और चीज जो समझ पा रहा हूँ और जो आपसे भी जानना चाहूंगा वो है एक फ्यूचर के लिए शायद मैसेज भी कहीं ना कहीं पास ऑन किया है बीसीसीआई ने, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि लंबे टाइम से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। मोर और लेस यही हाल ईशान किशन का भी है। ईशान किशन भी लंबे टाइम से टीम इंडिया से बाहर ही हैं। इसके बावजूद इन्हें तो कमबैक का मौका दिया गया, लेकिन शार्दुल ठाकुर जो इस बीच में काफ़ी एक्सट्रोवर्ट भी रहे थे इन द सेंस कि जिस तरीके से उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वो डिजर्व करते थे ये सिलेक्शन। क्रिकेट नेक्स्ट ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था शार्दुल ठाकुर के साथ जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, तो उन्हें हटा दिया गया, लेकिन ईशान किशन की वापसी हुई है। तो क्या ये एक फ्यूचर के लिए मैसेज है कि शार्दुल की जगह शायद अब टीम इंडिया में नहीं बन सकती और ईशान किशन अभी भी टीम इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल है? जी बिल्कुल, ये तो यही एक मैसेज यही है कि शार्दुल ठाकुर का तो यहाँ पे इन ए वे टीम इंडिया में वापसी करने के लिए उनको काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में वही ग्राइंड उनको दोबारा से करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो यही एक सबसे बड़ी बात लग रही है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि आप ये भी आपको याद रखना चाहिए और मैं अपने दर्शकों को बताऊँगा कि प्लेयर्स क्वालीफाई भी होते हैं। अगर मतलब एलिजिबिलिटी होती है कि आप रिटेनर में कैसे आते हैं। अगर आपने 3 टेस्ट खेले हों उस 1 साल के दरमियान या 8 ओडीआई और 10 टी20आई एक सीजन में अगर आपने खेले होंगे तब आप क्वालिफाई करते हैं। तो इस बेसिस पे जैसे वरुण चक्रवर्ती ने 18 मैचेस खेले हैं ओडीआई टी20 दोनों मिला के, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान ने भी क्वालिफाई कर लिया था बिकॉज उन्होंने टेस्ट मैचेस खेल लिए थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। शार्दुल ठाकुर का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे उनका लास्ट टेस्ट मैच था दिसंबर 2023 साउथ अफ्रीका इंडिया सेंचुरियन वाला। ओडीआई उन्होंने खेला था अक्टूबर 2023 में और उनका लास्ट टी20 गेम इंडिया के लिए था 2022 में। तो इवन दो अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में भी शार्दुल ठाकुर रहते, वो उस क्वालिफाई उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो पार ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज ही कर दिया हो शार्दुल ठाकुर को, लेकिन वो जो बीसीसीआई ने सेट किया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर वो प्लेयर फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से अगर वो नहीं उस क्वालिफाई कर पाता, उनको बाहर बैठना पड़ेगा। और समझ, लेकिन आवेश खान का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि आवेश खान एक बड़े प्रोस्पेक्टिव बॉलर आपको देखते हैं इंडिया के लिए, बीट इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स। अब उनको देखो, उन्होंने ज्यादा मैचेस वो खेल ही नहीं पाए, इवन तो सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन वो इंजरी के चक्कर में, किसी के चक्कर में वो खेल ही नहीं पाए, क्योंकि वो पहले ही डेब्यू कर चुके हैं। ईशान किशन जब 2021-22 में जब इंडिया के लिए खेले थे, आवेश खान ने भी काफी मैचेस खेले थे, लेकिन इस एक साल के दरमियान अगर वो नहीं खेले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से मिस आउट कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। हालांकि शार्दुल ठाकुर का एज उनके साइड में नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि नए नए जो नाम आ रहे हैं, हर्षित राणा जो बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी करते हैं, शार्दुल ठाकुर का जो स्किल सेट है ना, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, हर्षित राणा उस स्किल सेट में आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की यहाँ वापसी अपने को देखने को मिली है, काफी काफी नए बॉलर्स उभर के आ रहे हैं। तो शार्दुल ठाकुर के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल रास्ता होगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा लेने के लिए। रही बात ईशान किशन की, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ, ईशान किशन ने भी पिछले एक साल में ज्यादा कुछ नहीं किया, इंडिया तो खेले ही नहीं है वो, बट देन अगेन वो एक प्रोस्पेक्टिव इसकी वजह से उनको ऐड किया गया है ग्रुप सी में, कि यार देखो प्लेयर में दम तो है। और पिछले साल का जो रिटेनरशिप उनको नहीं मिला था, उसका रीजन तो हम सबको पता है, कि यार काफी ड्रेसिंग रूम में काफी चीजें बातें हुई थी, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ज्यादा अपना, इवन दो ही वाज अवेलेबल, वो नहीं खेले थे झारखंड के लिए, तो ये सब बातें काफी हुई थी। पिछले साल काफी बीसीसीआई की तरफ से भी ये आया था कि यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे तो आपके लिए बुरा टाइम हो सकता है। तो ये ईशान किशन के लिए को एक बड़ी अच्छी फटकार मिली थी, और उसके बाद वो समझे हैं, वो संभले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक भी किया आईपीएल के पहले ही पारी में उन्होंने जो सेंचुरी मारी, तो एक प्रोस्पेक्टिव आपको दिख ही रहा है कि यार टैलेंट तो है ही है, तो इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उस टैलेंट की वजह से ही मे बी ईशान किशन को उस कैटेगरी सी में वापस लेके आए हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ समझना चाहूँगा विनीत आपसे, कि ईशान किशन की वापसी ग्रेड सी में हुई है, लेकिन श्रेयस अय्यर जो अभी हमारे स्क्रीन पे है, इन्होंने ग्रेड बी में कमबैक किया है। बीसीसीआई मैनेजमेंट और जो कोर टीम है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर को, अगर वो रिटर्नरशिप से बाहर है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, तो उसे किस ग्रेड में लेकर आना है? क्या ये मैसेज है कि श्रेयस अय्यर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए, और वो बेटर क्रिकेटर हैं ईशान किशन से, जबकि दोनों ही प्लेयर बाहर थे, लेकिन श्रेयस अय्यर की वापसी ग्रेड बी में हुई है और ईशान किशन ग्रेड सी में आ रहे हैं? तो क्या रीज़न होता है कि इस तरीके से फैसले लेते हैं बीसीसीआई के लोग? आपने जो पहले बोला वही बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफ़िनेटली श्रेयस अय्यर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एज़ ए प्लेयर नहीं, वो एज़ ए कैप्टेंसी मटीरियल, कैप्टेंसी रोल के लिए भी टीम इंडिया में वो फिट रहते हैं। तो डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट है श्रेयस अय्यर, इसीलिए इम्पोर्टेंस की वजह से ही तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ए प्लस, ए, बी और सी दिया गया है। अब ईशान किशन की हमने बात कर ली कि ईशान किशन ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनके लास्ट जो मैचेस जो उन्होंने खेले हैं 2023 ही खेले हैं। 2023-24 में एक भी मैच उन्होंने टीम इंडिया के लिए नहीं खेला है। उनके सारे टी20 हो या आपके ओडीआई हो, दोनों उनके 2023 में ही आए हैं। उसके बावजूद इवन टेस्ट मैच में उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ में डेब्यू किया था, सॉरी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डेब्यू किया था, 2023 में ही आया था, तो एक साल उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं खेला, लेकिन एक पर्सपेक्टिव की वजह से ईशान किशन को रखा गया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप श्रेयस अय्यर को अगर देखेंगे, डिस्पाइट दैट ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनके आप मैचेस और उनके परफॉर्मेंस देखिए। इस साल टेस्ट मैचेस में उन्होंने खेला, पिछले साल उन्होंने फरवरी में खेला था इंडिया इंग्लैंड के साथ, वो मिस आउट कर गए थे बीजीटी, बट वो 2024 का इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज था उसमें खेले थे। ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेला है 2025, टी20 उनका लास्ट 2023 का रहा है। तो आप परफॉर्मेंस देखिए, श्रेयस अय्यर इन एंड अराउंड इंडियन टीम रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट कॉग हैं, तो उस इंपॉर्टेंस की वजह से ही उनको सीधे ग्रेड बी में लेकर आया गया है, क्योंकि अब इस हिसाब से आप उनको टेस्ट में भी आप देख सकते हैं, उनकी जगह बन सकती है, ओडीआई में तो है ही है, टी20 में क्या पता हो भी सकता है, जिस तरीके से एटलीस्ट वो फ्रेंचाइज लीग में कप्तानी कर रहे हैं, पिछले साल केकेआर से करके दिखाया था, इस साल पंजाब किंग्स को वो जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, तो एक टी20 मटेरियल भी आपको उनमें दिख रहा है, इवन दो उनका लास्ट इंडिया के लिए टी20 2023 में आया था। तो मोस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ही उनको ग्रुप बी में डाला गया है। ईशान किशन से तो मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं, श्रेयस अय्यर डिजर्व्स इन द ग्रुप
that he is in. अब टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी बहुत अच्छी वापसी अगर कमबैक कर पाते हैं तो ये मैं आपको तो बता ही रहा हूँ कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं और अगले साल आप इनको ग्रुप ए में भी देख सकते हैं अगर इनकी परफॉर्मेंस इस तरीके से ही चलती रही तो। जी हाँ, अगले साल श्रेयस अय्यर को ग्रुप ए में भी देखा जा सकता है और कैप्टनसी मटेरियल भी है। उन्होंने आईपीएल में इस चीज़ को बार-बार साबित किया है, चाहे वो केकेआर को ट्रॉफी जितवाना हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है और अभी भी जिस तरीके से वो पंजाब किंग्स को जीत दिला रहे हैं बैक टू बैक। इससे पता चलता है कि श्रेयस अय्यर में कैप्टनसी मटेरियल है और यही वजह है कि ग्रेड बी में कमबैक किया है उन्होंने और उन्हें प्रमोशन भी है, ऐसा कयास लगा रहे हैं विनीत। बहुत बढ़िया पूरी रिटर्नरशिप की जानकारी हमें मिल गई विनीत आपसे और मोटा मोटा हम ये समझ गए कि ये क्या कहता है। वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू भी हुआ है, ये एक बहुत गुड न्यूज़ है वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर के लिए। तो इस लाइव सेशन में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं और जो भी जानकारी चाहिए फैंस को, इसके लिए वो क्रिकेट नेक्स्ट से जुड़े रहें। हम और भी जानकारी लेकर उनके सामने हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच विनीत, पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।